जितने भी किसान नेता थे, चाहे वो टिकैत साहब हो या और जो किसान नेता रहे, उन लोगों ने भी बढ़ चढ़ के वहाँ भागीदारी ली। तो ये तमाम ऐसी बातें रही जिसकी वजह से नूह में जो बीजेपी, आरएसएस और बजरंग दल का जो प्रोपेगेंडा था वो कामयाब नहीं रहा। इससे एक अच्छा संकेत गया कि बीजेपी के जो नफरत के एजेंडे हैं इनको इस देश की जनता पसंद नहीं कर रही है। हाँ ठीक है, हम सब आंदोलन जीवी हैं, हमें मंजूर है, क्योंकि हमारे लिए देश पहले है, देश की जनता पहले है। किसानों में एकजुटता लाना है, देश की जो जनता है उसको जो नफरत का माहौल तैयार हो रहा है उससे दूर करना है, मेन जो मकसद है। अब एक बात बताओ, यात्रा का मकसद समझो आप, यात्रा का मकसद क्या था? तो जलाभिषेक मकसद है तो जलाभिषेक करे, उससे किसने रोका है? लेकिन उसमें मूल भावना बदल रही थी। जलाभिषेक जो है आपका कभी तलवार लेके नहीं होता, जलाभिषेक कभी जो है हथियार लेके नहीं होता, और पहले भी जलाभिषेक होता रहा है, लेकिन पहले कभी किसी को दिक्कत नहीं रही। अब जब आप जलाभिषेक कर रहे हो, वहां पे भड़काऊ भाषण दे रहे हो, वहां नूह में 28 तारीख की यात्रा जो है शांतिपूर्ण तरीके से हुई, उसकी मेन वजह क्या है? क्या राकेश टिकैत का भाषण काम आया या प्रशासन ने पहले ही संज्ञान ले लिया था? जवाब देखो साहब, इसमें 2-3 महत्वपूर्ण जो है वो चीजें रही जिसने नूह में वारदात को रोका। पहली बात तो ये रही कि जो विपक्षी गठबंधन था वो एकदम से एकजुट हो गया और सक्रिय हो गया। विपक्ष के नेताओं ने वहाँ जाके बराबर बात की वहाँ के लोगों से, और वहाँ के लोगों को समझाया कि इस तरह जो हिंसा फैलाने से हम बीजेपी को एक मुद्दा देंगे, बीजेपी को एक एजेंडा देंगे। और दूसरा, निश्चित तौर पे जो किसानों की जो जागरूकता रही, जितने भी किसान नेता थे, चाहे वो टिकैत साहब हो या और जो किसान नेता रहे, उन लोगों ने भी बढ़ चढ़ के वहाँ भागीदारी ली। तो ये तमाम ऐसी बातें रही जिसकी वजह से नूह में जो बीजेपी, आरएसएस और बजरंग दल का जो प्रोपेगेंडा था वो कामयाब नहीं रहा। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात थी कि प्रशासन के ऊपर, शासन सत्ता के ऊपर सवालिया निशान खड़े हो चुके थे कि आखिर ये डबल इंजन की सरकार क्या कर रही है। मणिपुर तो इन्होंने जला ही दिया है, अब दिल्ली एनसीआर से लगा हुआ जो नूह मेवात का एरिया है, क्या ये इसको भी जलाने की फिराक में है? क्या 2024 का एक पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है सांप्रदायिकता की? तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि शासन प्रशासन सक्रिय रहा और काफ़ी ठीक रहा। इससे एक अच्छा संकेत गया कि बीजेपी के जो नफरत के एजेंडे हैं इनको इस देश की जनता पसंद नहीं कर रही है। ये आरोप लग रहे हैं कि किसानों को हर चीज़ में नया मुद्दा ढूंढने की ज़रूरत है, ढूंढने की कोशिश करते हैं। आंदोलन जीवी हैं और इस मुद्दे पे भी ये मौका तलाश रहे थे, मौका मिला नहीं। जिस तरह के महापंचायत हुई, आंदोलन जीवी की नहीं। अब इसमें हमें एक बात बताइए, आप अगर नफरत बोएंगे, नफरत फैलाएंगे, तो किसान क्या इस देश का हिस्सा नहीं है? तो क्या किसान हो या मजदूर हो या आम आदमी हो, तो उसकी एक जिम्मेदारी बनती है कि नफरत और घृणा फैलाने वालों को साइड में किया जाए, उनके एजेंडा को कामयाब ना होने दिया जाए। और किसान तो इस देश की रीढ़ है। जब देश में आज़ादी का आंदोलन चल रहा था तो सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा किसानों ने लिया। जब हरित क्रांति हो रही थी तो उस समय किसानों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इसके बाद जितने बड़े बड़े मूवमेंट हुए इस देश में, जिसने देश की राजनीति को और देश की दशा दिशा बदली है, तो हर जगह किसानों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और उसके पीछे वजह है, हमारा देश कृषि प्रधान देश है और हमारे देश की 70% से ज़्यादा जो आबादी है वो खेती किसानी पे निर्भर करती रही है। तो इसमें मैं कोई बड़ी बात नहीं मानता हूँ कि किसानों ने यहाँ पे भी आके जो है जनता को जागरूक किया। और इसको अगर सत्ताधारी दल या सरकार फोटो जीवी, आंदोलन जीवी या कुछ भी माने, तो इसमें मैं गुरेज नहीं मानता हूँ। हाँ ठीक है, हम सब आंदोलन जीवी हैं, हमें मंजूर है, क्योंकि हमारे लिए देश पहले है, देश की जनता पहले है। पर ये जिस तरीके से गए हैं टिकैत, ये आरोप है कि साहब क्या यात्रा विरोधी हैं? यात्रा जब निकलती है तभी इन्हें दिक्कत होती है, पत्थरबाजी होती है तब इनके ट्रैक्टर नहीं निकलते बाहर। नहीं, हर जगह पहुंचते हैं। जब पत्थरबाजी होती है तब भी एकता का संदेश देते हैं। भाई, हम तो हर जगह पहुंचने वाले लोग हैं, या किसान हर जगह पहुंचने वाले लोग हैं। और ऐसा नहीं है, ये मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उसके द्वारा एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। बीजेपी IT सेल एक प्रोपेगेंडा चला रही है। अभी आप देख लीजिए, एक त्यागी शिक्षक था, उसने एक मुस्लिम बच्चे के साथ जो भी किया वो पूरा सोशल मीडिया पे वायरल है। वहाँ भी किसान पहुँचे और वहाँ पे भी प्यार और एकता का संदेश दिया। कश्मीर में भी एक इसी तरह की घटना हुई तो वहाँ भी किसानों का इन्वॉल्वमेंट रहा। ठीक है, तो देश में जहाँ भी कर रहे हैं ना उस पूरे मामले पर, उन्हें कैसे भूल जाते हो आप लोग? देखिए, हर जगह 2-4%, 5% लोग आते हैं जो मामला ख़राब करते हैं, वो हर जगह है।
जब किसान आंदोलन चला तो उस किसान आंदोलन में भी आपने देखा दीप सिद्धू जैसे लोग और कुछ एक दो फर्जी किसान संगठन के लोग थे, उन्होंने आंदोलन को खराब करने की पूरी कोशिश की थी। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो मेजॉरिटी है वो 90%, 95% जो लोग हैं वो लोग इस देश की आवाम के साथ है, इस देश की जनता के साथ है। हिंदू मुस्लिम एकता हो या फिर हिंदू सिख एकता हो या फिर आपसी जो भाईचारा है, आपसी सौहार्द है, तो उसको खराब नहीं होने दिया जा रहा है। चलेगा, एक भाई कहता ठीक है, एक भाई कहता गलत है, तो ऐसा थोड़ा ही चलेगा। नहीं, गुमराह करने वाले नहीं, जनता को कोई गुमराह नहीं कर रहा है। मेन मकसद जो है वो जनता को जागरूक करना है, किसानों में एकजुटता लाना है, देश की जो जनता है उसको जो नफरत का माहौल तैयार हो रहा है उससे दूर करना है, मेन जो मकसद है। अब इसमें कोई भी अगर आके कोई बात कहता है तो हमें उस चीज़ को समझना पड़ेगा कि आखिर उसके पीछे उनका आशय क्या है, आखिर वो इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं, बयानबाजियां क्यों कर रहे हैं। क्या दिक्कत थी किसानों को, क्यों घुसने की जरूरत है यात्रा जैसी चीजों में? नहीं, अब एक बात बताओ, यात्रा का मकसद समझो आप, यात्रा का मकसद क्या था? तो जलाभिषेक मकसद है तो जलाभिषेक करे, उससे किसने रोका है? लेकिन उसमें मूल भावना बदल रही थी। जलाभिषेक जो है आपका कभी तलवार लेके नहीं होता, जलाभिषेक कभी जो है हथियार लेके नहीं होता, और पहले भी जलाभिषेक होता रहा है, लेकिन पहले कभी किसी को दिक्कत नहीं रही। अब जब आप जलाभिषेक कर रहे हो, वहाँ पे भड़काऊ भाषण दे रहे हो, वहाँ जनता को भड़काने का काम कर रहे हो, उस यात्रा में एक रात पहले जो है आप कैमरे तोड़ रहे हो, जो सीसीटीवी कैमरे थे वो तोड़ने का काम किया गया, दुकानों के शीशे तोड़ने के काम किए गए, तो ये साफ संकेत दिखा रहा था कि इस यात्रा का मकसद कुछ और है। यात्रा अपने मूल मकसद से भटक गई है। बीजेपी की तारीफ करनी चाहिए ना आप लोगों को, शांतिपूर्वक निकली। नहीं, बीजेपी की कोई तारीफ नहीं है इसमें तारीफ है विपक्षी एकजुटता की और वहाँ की जनता की। बीजेपी की तारीफ तब होती जब पहली बार जो ये यात्रा निकली और उसमें हिंसा नहीं होती, जबकि सीआईडी का उनको इनपुट मिला हुआ था, उसके बावजूद एसएसपी को छुट्टी पे भेजना, वहाँ होमगार्ड तैनात करना, वो साफ तौर पे संकेत दे रहे थे कि जो सरकार है वो हिंसा करवाना चाह रही है। इस बार तो सरकार के गले की फांस बन गया था विपक्षी जो एकजुटता बन रही है, जो हमारा इंडिया गठबंधन बन रहा है, इसमें अब किसान भी शामिल हो रहे हैं और आम जनता शामिल हो रही है, तो वो उस आम जनता की एकजुटता का परिणाम है। इस वजह भाई, अगर मोदी जी अकेले बाहरी हैं तो 38 लोगों का एक गठबंधन क्यों बनाया जा रहा है मोदी जी द्वारा? और अगर अकेले बाहरी है तो विपक्ष के नेताओं को तोड़ने का काम क्यों किया जा रहा है? भाई, महाराष्ट्र में भी आपने देखा, इंडिया गठबंधन बनने के बाद अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल समेत तमाम नेताओं को तोड़ने की कोशिश की। उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी से कुछ नेताओं को तोड़ा जा रहा। प्यार मोहब्बत नहीं है साहब, ये तोड़ मरोड़ है। ये सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, तमाम जो इनकी सरकारी एजेंसियां हैं, इनके छापे डलवाए जाते। अब तो एक नई चीज आ गई, जो मिश्रा जी अभी ईडी के डायरेक्टर हैं, उनको ईडी और सीबीआई का ज्वाइंट डायरेक्टर बनाया जा रहा है। उनके लिए एक नई पोस्ट क्रिएट की जा रही है। आप समझ लीजिए 2024 से पहले की एक पृष्ठभूमि तैयार हो रही है। अब वो सिर्फ सीबीआई और ईडी द्वारा कहाँ कहाँ छापेमारी करनी है, इन सबको देखेंगे। तो आप समझ के चलिए, कार्रवाई ना करें। अब भ्रष्टाचार की आप एक बात बताइए, अब तक किसके ऊपर भ्रष्टाचार सिद्ध हुआ पिछले 10 साल में? कोई विपक्ष का एक नेता बता दीजिए जिसके ऊपर बीजेपी ने रेड करी, सीबीआई और ईडी की, और वो भ्रष्टाचार का मैं उसको सजा मिल गई हो। सीबीआई का जो आंकड़ा है वो खुद बता रहा है कि 98% जो सीबीआई के छापे हैं वो दुर्भावनापूर्ण है, उसमें बाद में बरी करना पड़ जाता है। तमाम नेता देख लो ना, आप सीबीआई ईडी की रेड में 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद उनके ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हो पाए और उनको बरी करना पड़ा। और मैं तो ये कहता हूँ जो बीजेपी के नेता हैं, इनके ऊपर सीबीआई ईडी के छापे क्यों नहीं लग रहे? भाई, बीजेपी में जो अभी जितिन प्रसाद जी हैं, पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में, उनके ऊपर 5000 करोड़ रुपए का घोटाला है, उस पर कोई बात नहीं हो रही। राकेश सचान उत्तर प्रदेश में से ही आते हैं, खनन घोटाला है, उनके ऊपर कोई जांच नहीं हो रही। केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम है, उनके ऊपर हजारों करोड़ रुपए के घोटाले और कई केस हैं, उन पे कोई जांच क्यों नहीं हो रही? आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा जी, उनके ऊपर हजारों करोड़ रुपए के घोटाले, उन पे कोई जांच क्यों नहीं हो रही? इसके अलावा शिवराज चौहान जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, व्यापम कांड में फंसे हैं, उन पे कोई घटना की, उन पे कोई जांच क्यों नहीं? भाई, संस्कार ये सिर्फ और सिर्फ तब तक है जब तक ये सत्ता में है। एक बार जब ये सत्ता में बेदखल हो गए तो इनके सारे संस्कार निकल के आ जाएंगे बाहर।
जब विपक्ष की एक बार सत्ता सरकार बनने दीजिए तो सारे इनके जो घोटाले हैं वो निकल के आ जाएंगे। 45% टारगेट दे दिया उन्होंने। उनका टारगेट तो साहब 100 साल तक का है, लेकिन उनके टारगेट बनाने से होता क्या है, वो कोई भविष्यवक्ता थोड़ा ही है जो वो टारगेट बना लेंगे। यादव जी